नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानने वाले हैं बीम का 20 चेक पॉइंट के बारे में। तो ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि जब भी मैं साइट पे जाए तो हम क्या चेक करें, कहाँ से चेक करें, कहाँ से स्टार्ट करें। इनिशियली जब मैं साइट में जाया करते थे तो मुझे पॉइंट याद नहीं रहती थी, कौन सी चेक करें, कहाँ से चेक करें। तो और पता होने के बावजूद भी हम कुछ ना कुछ भूल ही जाते थे, कुछ ना कुछ मेरा छूट ही जाता था। तो फिर मैंने एक पॉइंट नोट किए और उसी हिसाब से हम उसको चेक करने लगे। फिर मेरा वो गलती नहीं होती थी। ठीक है, इसलिए सोचे कि आपको भी थोड़ा सा शेयर करें। तो चलिए जान लेते हैं क्या हम लोग को चेक करना चाहिए। सो लेट्स सी। फर्स्ट, बीम का चेकलिस्ट में आ जाता है बीम का डायमेंशन वेरिफिकेशन। बीम का डायमेंशन के अंदर क्या आ जाता है, लेंथ, विड्थ, डेप्थ एज पर ड्राइंग। तो ड्राइंग के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी आपको दे देते हैं कि ड्राइंग हम लोग को कौन सा लेना है। ड्राइंग हम लोग को लेना है जीएफसी ड्राइंग या आरएफसी ड्राइंग। जीएफसी ड्राइंग और आरएफसी ड्राइंग का मतलब ये होता है कि जो भी ड्राइंग आप साइट पे एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं वो हो गया अप्रूव ड्राइंग। जो आपको रिलीज कर रहा है या आपको अप्रूव दे रहा है कि इस ड्राइंग की तरफ से आप काम कर सकते हैं, तो उसी ड्राइंग को हम लोग को लेना है। जो आपका अपर डिपार्टमेंट में मिले, अपर डिपार्टमेंट से मिलेंगे, तो उसी ड्राइंग हम लोग को फॉलो करना है। वहां पे हम लोग को डिटेलिंग दिया हुआ रहता है। उसी ड्राइंग में आपको लेंथ विड्थ डेप्थ चेक करना है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा फोटो डालने का कोशिश किए। तो जैसे आप देख पाएंगे, मेरा जो बीम का जो हाइट है वो 400 mm है, और बीम का जो विड्थ है वो 300 mm है, जिसका लेंथ हो जाएगा 3500 mm का है। तो ये हो गया बीम का डायमेंशन। जब भी हम जाए तो इसके अकॉर्डिंग हम चेक करें। नेक्स्ट आप आ जाएंगे नंबर ऑफ बार एंड डाया ऑफ बार। नंबर ऑफ बार आप इसी फोटो में देख सकते हैं। नंबर ऑफ बार यहाँ पे 4 है। कहाँ पे है, 2 है ऊपर में जो 12 mm डाया का रहेगा, और नीचे रहेगा 2 जो 12 mm डाया का रहेगा। तो यहाँ पे टी लिखा है मतलब टॉप में है, ये नीचे लिखा है मतलब बॉटम लिखा है, बी लिखा है मतलब बी में लिखा है मतलब बॉटम है। और एक भी सरिया है जो इसको रिंग बोलते हैं या चीटा बोलते हैं, जो 150 स्पेसिंग में डाला जाता है। तो इसमें नंबर ऑफ बार और डाया बार आपको पता चल गया, लेकिन इसके अलावा भी आपको पता होना है कि कौन सा ग्रेड का स्टील इस्तेमाल आपको करना है। कौन सा ग्रेड का स्टील, मतलब स्टील बहुत सारा ग्रेड का आता है। तो आपको देखना है कि आपका ड्राइंग में कौन सा मेंशन है, HYSD है, और HYSD का कौन सा कैटेगरी का है, 500 का है या 550 का है या 600 का है। जो भी ग्रेड आपका रहेंगे वहाँ पे मेंशन रहेगा। जो आपका ड्राइंग का जनरल नोट होंगे, जो राइट साइड टॉप कॉर्नर में इन जनरल होते हैं, तो वहाँ पे आपको राइट साइड में आपको मिल जाएंगे कि कौन सा ग्रेड का स्टील आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चला आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना है एक्स्ट्रा बार। तो आपको वो भी चेक करना है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बार कहाँ पे है और कितना है। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बार हम लोग इसलिए डालते हैं कि बीम का जो मेन सरिया है उसके अलावा भी हम लोगों को जो डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए एक्स्ट्रा बार डालना होता है, उसी को हम लोग एक्स्ट्रा बार बोलते हैं। तो ये जो ड्राइंग में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखाने का हम कोशिश कर रहे हैं। जो ऊपर में जो टॉप पोर्शन में जो है रेड कलर का जो आप देख रहे हैं, ये सरिया जो है ये बाहर कॉलम का जो आउटर पोर्शन है, कॉलम का जो फेस है उससे L/4 में है। ये हो गया एक एक्स्ट्रा बार। और जंक्शन पॉइंट में जो कॉलम का बोथ फेस से L/4 तक है। तो अपना नीचे वाला अगर एल हो गया तो L/4 इस फेस से है, L/4 ए वाला फेस से है। और नीचे में एक सरिया आप देख सकते हैं, वो भी राइट साइड में 0.15 एल छोड़ के है, और लेफ्ट साइड में 0.1 एल छोड़ के है। तो ये नॉर्मली होता है, लेकिन ये चीज आपको ड्राइंग में दिया हुआ रहता है। ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो आपको ड्राइंग में जो दिया हुआ रहेगा उसी को आपको फॉलो करना है। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको जीएफसी ड्राइंग मतलब अप्रूव ड्राइंग आपका हाथ में होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन करना होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्टीरअप। स्टीरअप मतलब हम लोग जान लेते हैं कि जो हम लोगों को बीम रहता है उसका चारों बगल में जो ब्लू कलर का जो सरिया देख रहे हैं, इसको हम लोग स्टीरअप बोलते हैं। स्टीरअप हम लोग क्यों बोल करते हैं, चारों बार को इसको बांध के एक साथ रखते हैं, इसको हम लोग स्टीरअप बोलते हैं। तो स्टीरअप का स्पेसिंग चेक करना जरूरी होता है। स्टीरअप का स्पेसिंग जैसा पिछले फोटो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि 150 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब 150 mm दूरिया दूरिया पे हम लोग को स्टीरअप डालना होता है। तो वो हम लोग को चेक करना होता है कि सच में 150 mm दूरिया में है कि नहीं है। तो आपका ड्राइंग में
वो मेंशन रहेगा 100 mm का दूरिया में डालना है या 150 का दूरिया में डालना है या 200 mm का दूरिया में डालना है। इन जनरल 150 mm दूरिया हम लोगों को देखने को मिलता है ड्राइंग में, कुछ कुछ जगह में 100 mm भी डालते हैं। तो स्टेप का स्पेसिंग चेक करना जरूरी है। स्टेप के अंदर और भी जो 3 पॉइंट देखना जरूरी होता है, जो है हुक लेंथ। एज पर IS 13920, जिसमें बताया गया है जो हुक लेंथ जो है स्टेप का 8D होना चाहिए। अगर 8D नहीं हो रहा है तो कम से कम 75 mm तो होना ही चाहिए। हुक लेंथ मतलब क्या है? ये जो हम लोगों का जो 135 डिग्री एंगल दिए गया है, इस 135 डिग्री एंगल का जो आउटर जो एक्स्ट्रा जो बेंड है, वो बेंड कम से कम 75 mm होना चाहिए, जो हुक लेंथ बोलते हैं। और डिग्री ऑफ एंगल 135 एंगल होना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा एंकर स्ट्रेंथ मिलता है। तो अगर आपका ड्राइंग में 90 डिग्री है तो आप 90 डिग्री डाल देंगे, अगर आपका ड्राइंग 135 डिग्री है तो 135 डालेंगे, लेकिन 135 मोर बेटर है कंपेयर टू 90 डिग्री। ओके, और हुक का पोजीशन भी पता होना बहुत जरूरी है। हुक का पोजीशन मतलब हमें ये कहना चाह रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं मेरा फोटो में, ये वाला जो बीम है मेरा पास कंटिन्यूअस बीम या सिंपल सपोर्टेड बीम। तो सिंपल सपोर्टेड बीम का केस में अपना जो कंप्रेशन जोन होता है वो टॉप में होता है, और टेंशन जोन जो होता है वो बॉटम में होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग हुक का पोजीशन रखे, वो हर जो हुक है वो कंप्रेशन जोन में देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे ये वाला है, ऑपोजिट में है, हुक का पोजीशन जो है वो कंप्रेशन जोन में है, और वो अल्टरनेट पोजीशन में है, मतलब जिगजैग पोजीशन में है। तो ये तीनों चीज बहुत अच्छे से आपको चेक करना है कि आपका हुक लेंथ जो मिनिमम 75 mm रहे, जो डिग्री ऑफ एंगल जो है 130 रहना चाहिए, हुक का पोजीशन जो है वो कंप्रेशन जोन में होना चाहिए, हुक का जो मतलब जॉइंट पोर्शन है, जो हुक पोर्शन है वो कंप्रेशन जोन में होना चाहिए और जिगजैग पोजीशन में होना चाहिए। ये चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ क्या है? जो भी आपका बीम और कॉलम का एंड पॉइंट रहेंगे, तो उसमें हम लोग एक एल प्रोवाइड करते हैं, उसको डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। तो कभी कभार मिस्त्री गलती करके उसका उसका फेस को काट देते हैं, जो एल जो है प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन वो गलत प्रोसेस है, गलत प्रैक्टिस है। आपको एल प्रोवाइड करना है। जो इंजीनियर ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि 300 mm दिया हुआ रहता है, या आपको बीम का केस में 50D प्लस 10D 60 दिया रहता है। तो आपका जो ड्राइंग है उसमें ऑलरेडी मेंशन रहेगा कि आपको कितना देना है, 50D देना है या 60D देना है, और कितना देना है मेंशन रहेंगे। जो जनरल नोट है आपका ड्राइंग का उसमें दिया हुआ रहेगा, उसी को आपको फॉलो करना रहता है। तो मान के चलिए 50D या 60D है। 50D मतलब क्या है? 50 जो है अपना कांस्टेंट है, और डी जो है डाया बार है। मान के चलिए आपके पास 12 mm का कुछ डाया है, तो 50 से उसको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आ जाएगा 600। तो आपका टोटल जो डेवलपमेंट लेंथ रहेगा वो 600 रहेगा, उसी को हम लोग 50D या 60D मान के चलते हैं। तो इन जनरल हम लोगों को जो 50D है वो देखने को मिलता है, हम लोग फॉलो करते हैं। अगर आपका ड्राइंग में मेंशन है कि कितना इसको इस्तेमाल करना है, तो आपको उसी का अकॉर्डिंग लेना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लैप लेंथ के बारे में। लैप लेंथ भी आपका सेम डेवलपमेंट लेंथ की तरह ही है। लैप लेंथ हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं पहले वो जान लेते हैं। एक सरी जब खत्म होता है, दूसरा सरी जब स्टार्ट होता है, वहां पे लैप लेंथ अपना आता है। तो लैप लेंथ कितना देना है वो आपको आपका ड्राइंग का जनरल नोट से पता चलेगा कि लैप लेंथ कितना है। जैसा डेवलपमेंट लेंथ में लेंथ आपको दिया रहेगा ड्राइंग का जो जनरल नोट है उस पोर्शन में कि कितना डेवलपमेंट लेंथ देना है, सेम उसी तरह लैब लेंथ भी दिया रहता है कि कितना लैब लेंथ आपको देना है। तो वो इन जनरल 24D से 49D तक होते हैं, लेकिन अगर कहीं दिया नहीं है तो हम लोग उसको 50D मान के चलते। तो इन अनलेस अदरवाइज अगर मेंशन नहीं है तो हम लोग 50D लेके चलते हैं। तो ये हो गया लैब लेंथ। अब सिर्फ लैब लेंथ देखना ही जरूरी नहीं है, लैब लेंथ कहाँ पे प्रोवाइड हो रही है वो भी देखना जरूरी है। मतलब अपना ये जो बीम है, इसका कंप्रेशन जोन ऊपर में है, टेंशन जोन नीचे में। कंप्रेशन जोन का केस में इसको L/3 में तीन को ऊपर को डिवाइड किया गया, उसका मिडिल वाला जो पोर्शन है वहां पे, मतलब कंप्रेशन जोन में मिडिल में दे सकते हैं आप बीम का जो लैप लेंथ है। लेकिन जो बॉटम का लैप लेंथ होंगे वो कॉलम का फेस से 2D छोड़ के
और उसको जो एल बाई फोर टोटल लेंथ का जो एल बाई फोर करेंगे, उसका जो मिडिल पोर्शन रहेगा एल बाई फोर का, उसको छोड़ के जो बीच वाला पोर्शन है, आप गौर से देखिएगा, जो बीच वाला पोर्शन है 2D और एल बाई फोर का जो बीच वाला पोर्शन है, वहां पे लैप डाला गया है। तो वहीं पे डालना है टेंशन जोन का केस में, तो लैप लेंथ देने का बीच में देना है, क्योंकि जहां पे आपका डिफ्लेक्शन कम रहता है, वहीं पे हम लोग को डालने डालना रहता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्पेसर बार। स्पेसर बार हम लोग क्यों डालते हैं? जब भी हम लोगों का कुछ सरिया का दो लेयर टॉप में भी रहता है या बॉटम में भी दो लेयर रहता है, जब भी हम लोग को दो लेयर का सरिया रहता है, एक लेयर को दूसरा लेयर से स्पेस देने के लिए स्पेसर बार प्रोवाइड किया जाता है। तो इन जनरल जो भी हम लोगों को जो नॉमिनल एग्रीगेट साइज होता है, जो नॉर्मली 20 mm होता है कंक्रीट का केस में, तो उससे थोड़ा सा बड़ा ही रखना होता है। तो अगर हम लोग M20 ग्रेड का नॉमिनल मिक्स, सॉरी 20 mm का एग्रीगेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग मिनिमम 20 mm का स्पेसर बार प्रोवाइड करते हैं, जिसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 800 mm से लेके 1000 mm तक होना चाहिए, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं। इसको कोई कोई जगह में स्पेसर बार भी बोलते हैं और पिंस बार भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक किस चीज को बोलते हैं? देखिए, हम जैसा फोटो में देख सकते हैं, ये हो गया कवर ब्लॉक। क्यों प्रोवाइड करते हैं इसको? जब भी हम लोगों को कंक्रीट करना रहता है, तो सरिया का आउटर और कंक्रीट का आउटर का बीच का कुछ गैप रहता है, उसमें हम लोगों को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना रहता है, जो इंडियन स्टैंडर्ड में बताया गया है। वो हर एक केस में अलग होता है, हर एक स्ट्रक्चर में अलग होता है। जैसा फुटिंग में इंजीनियर 50 डाला जाता है, कॉलम में 40 डाला जाता है, बीम का केस में 25 डाला जाता है, लेकिन वो वैल्यू आपको लिखा हुआ रहेगा वही सेम ड्राइंग में, जो जनरल नोट है उसी में कितना का आपको कवर ब्लॉक डालना है और दिया हुआ रहेगा आपको। ड्राइंग अच्छे से देखना है कि कितने का डाला गया है आपका केस में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कवर ब्लॉक फॉलो करना है। इसको डालने का पर्पस ये है कि हम लोग को रेनफोर्समेंट जो है वो बाहरी वेदरी जो खराबी है उससे प्रोटेक्ट करना, मतलब सरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसको डालते हैं। और एक चीज, कवर ब्लॉक अगर आपका कंक्रीट का बन रहा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपका जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, जो स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर में जो ग्रेड का कंक्रीट आपको लगाने वाले हैं, पोर करने वाले हैं, उसी सेम ग्रेड का कंक्रीट का कवर ब्लॉक होना चाहिए। सपोज मान के चलिए आपके पास जो M40 का आप बीम भरने वाले हैं, तो आपके पास जो भी कवर ब्लॉक रहेगा उसका ग्रेड भी M40 होना चाहिए। बिलो ग्रेड का कंक्रीट का कवर ब्लॉक हम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम लोग को सेम ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करना है, विथ रेस्पेक्ट टू रेस्पेक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को आ जाता है गैप फिलिंग करना। तो गैप शुड बी पैक्ड प्रॉपरली टू अवॉइड स्लरी लॉस। जब भी हम लोग एक बोर्ड दूसरा बोर्ड से जोड़ते हैं, तो हर बार इस्तेमाल करने से बोर्ड का कुछ परसेंट टूट जाता है या डैमेज हो जाता है, तो उसमें कभी कभार गैप छूट जाता है, तो उस गैप से हम लोग का सलारी लॉस हो सकता है। इसीलिए गैप फिल करना बहुत जरूरी होता है, जिसमें कहीं आप ब्राउन टेप से गैप को फिल कर सकते हैं या कोई मोटर से कर सकते हैं, जो भी आपको है गैप को फिल करना है। नेक्स्ट हम लोग आ जाता है बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपको चेक करना चाहिए जब भी आप साइट में जाएंगे। बाइंडिंग वायर का गेज चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग एक सरिया को दूसरा सरिया से, एक सरिया को जो बांधते हैं बाइंडिंग वायर से, तो उसका हम लोग को IS कोड में दिया गया है, IS 2502 में दिया गया है कि वो 0.9 mm से कम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन यूजुअल हम लोग तो 16 से 18 गेज का, 16 से 18 गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो वो अच्छे से फॉलो करना है कि कौन सा गेज का हम लोग को बांधने में इस्तेमाल करना है, वो आपको जनरल नोट में दिया हुआ रहता है। और उसका बांधने का तरीका भी चेक करना रहता है कि कैसे उसको बांधना है। उसको प्रॉपर टाइम बहुत जरूरी है, उसको लूज टाइम होंगे तो खुलने का चांसेस बहुत रहता है जब वाइब्रेटिंग करते हैं। तो बहुत जरूरी होता है बाइंडिंग वायर का गेज चेक करना और बांधने का तरीका को चेक करना। नेक्स्ट हम लोग एक्सप्लेन करते हैं
टॉप लेवल ऑफ बीम। बीम का टॉप लेवल पता होना बहुत जरूरी होता है या चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि जब भी हम लोग साइट पे देखते हैं कि मिस्त्री को कंक्रीट करने के टाइम में अगर सुपरवाइजर अगर प्रॉपर सुपरविजन ना करें या कुछ लैग हो, तो उसमें बीम का जो टॉप सरफेस है उसमें अनडिविलेशन देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग पहले से ही बीम का टॉप लेवल डाल दे या मिस्त्री को बता दे, तो ताकि उसमें वो ध्यान में रखते हुए उसको चेक करते हुए चले कि जब भी पोर करे वो दो किनारे से अगर हम लोग पॉइंट दे देंगे धागा डाल के, वो आराम से उसको पोर कर सकते हैं। तो इसमें बाद में हर बार मशीन देने का जरूरत नहीं होता है और ये अच्छा प्रैक्टिस है। तो बीम का टॉप लेवल कभी कभार अनड्यूलेशन की वजह से चेक करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आ जाता है शेयर की। शेयर की हम लोग क्यों देते हैं? शेयर की हम लोग इसलिए देते हैं, जब भी हम लोग बीम कॉलम का जंक्शन आता है तो वहां पे एक स्ट्रक्चर हम लोग कास्टिंग कर दिया, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जब उठेंगे मतलब फास्ट लिफ्ट आप मान के चलिए बीम कॉलम का जंक्शन आप कर दिए हैं। अब फास्ट लिफ्ट के बाद जब सेकेंड लिफ्ट होंगे या सेकेंड कंक्रीटिंग होंगे, उस टाइम में वहां पे जो जॉइंट पोर्शन है वहां पे कुछ बॉन्डिंग स्ट्रेंथ चाहिए पकड़ने के लिए। तो इसीलिए हम लोग शेयर की प्रोवाइड करते हैं ताकि उसमें अच्छे से बॉन्डिंग बन जाए और उसी में उसको पकड़ के रखें। तो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ के लिए हम लोग शेयर की प्रोवाइड करते हैं बीम कॉलम का जंक्शन में, या जब भी हम लोग एक कंक्रीट स्ट्रक्चर से दूसरा कंक्रीट स्ट्रक्चर करेंगे उसी टाइम में हम लोग कुछ शेयर की प्रोवाइड करते हैं ताकि उसमें बॉन्डिंग बना रहे। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं सटरिंग। सटरिंग चेक करना बहुत जरूरी होता है। सटरिंग हम लोगों का मोल्ड है, तो जो हम लोग उसमें फील करेंगे जैसा फील करेंगे उसी टाइप से हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है वो निकलेगा। तो शटरिंग का जो सपोर्ट है वो चेक करना बहुत जरूरी है। सपोर्टिंग का साइज शेप चेक करना, वो स्ट्रेट है क्या नहीं है, सपोर्ट अच्छे से कैपेबल स्ट्रेंथ लेने का या वो इसका जो प्रेशर लेने का कैपेबल है क्या नहीं है, वो चेक करना बहुत जरूरी होता है। उसका दूरिया भी जरूरी होता है, कैसे उसको डाला जाए, उसका सपोर्टिंग चेक करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि उसमें शटरिंग में डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे कंक्रीट का टाइम में तो आपका पूरा मेहनत बेकार जाएगा। तो वो चेक करना बहुत जरूरी रहता है ताकि अच्छे से हम लोग कंक्रीट पोर कर पाए। नेक्स्ट हम लोग एक्सप्लेन करते हैं रिलीज एजेंट या रिलीज ऑयल या साटरिंग ऑयल। जब भी हम लोग यूज करते हैं साटरिंग ऑयल, तो उसका लगाने का एक ही मकसद है ताकि हम लोग डीसटरिंग अच्छे से कर पाए। अगर अच्छा सटरिंग ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कंक्रीट स्टिक आउट होने का चांसेस रहता है या कंक्रीट का छिलका निकलने का चांसेस रहता है, जो इसका सरफेस को खराब कर देता है। तो इसलिए रिलीजर लगाना बहुत जरूरी होता है ताकि अच्छे से डीसटरिंग कर पाए। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का एक पॉइंट है जो हैकिंग और ब्रूमिंग। हैकिंग और ब्रूमिंग मतलब क्या है? जब भी हम लोग बीम कास्टिंग करते हैं, बीम का ऊपर हम लोग पूरा सरफेस में एक हैकिंग या ब्रूमिंग डाल देते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं तो उस टाइम में मतलब बीम का सरफेस कंक्रीट मटेरियल है और ब्रिक जो है अलग मटेरियल है, तो दोनों का नेचर और मेटल अलग है। तो जब भी हम लोग ब्रिक वर्क करें कंक्रीट वर्क के ऊपर, तो उसमें बॉन्डिंग कुछ बना रहे, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ के लिए हम लोग ब्रोमिंग प्रोवाइड करते हैं या हैकिंग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि स्लीव। स्लीव हम लोग को चेक करना होता है बहुत प्रोजेक्ट में। बीम का बीच से स्लीव जाता है या कंडूर जाता है, तो एमईपी का क्लियर करना बहुत जरूरी होता है ताकि जो भी हम लोग का स्लीव है, स्लीव का साइज, स्लीव का लोकेशन और स्लीव का अलाइनमेंट चेक करना बहुत जरूरी होता है। जैसा फोटो में देख सकते हैं, अगर लगातार तीन बीम है, तीन मंजिल का बीम है, हर एक फ्लोर में एक एक करके बीम जा रहा है, तो उसका पाइप का स्लिप का लोकेशन अगर आगे पीछे हो जाएंगे या ऊपर नीच हो जाएंगे, तब इसका अलाइनमेंट गड़बड़ा जाता है। तो इसका लोकेशन भी गड़बड़ा जाएंगे तो उस टाइम आपको कोर कटिंग करना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर को कुछ ना कुछ तरीका से उसको निकालना पड़ेगा। तो वो ना हो इसीलिए पहले से उसका ओरिएंटेशन चेक करना, अलाइनमेंट चेक करना, लोकेशन चेक करना बहुत जरूरी होता है। आप फोटो में देख सकते हैं, मेरे पास कुछ फोटो है मेरा साइट का, वहां पे देखिए हम लोग बीम डाले हैं और कंडुइट भी डाले हैं। कंडुइट जो हम लोगों को जा रहा है, कंडुइट के लिए स्लीव जो है, अब लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये जो स्लीव है कंडुइट के लिए स्लीव है, ये वाला जो है एमईपी का कुछ पॉइंट के लिए डालने का प्रोविजन था, तो इसलिए ये फोटो हम आपको थोड़ा दिखाने के लिए कोशिश की। मेरा वो पिछले प्रोजेक्ट में हम इस टाइप से डालते थे। नेक्स्ट हम लोग आ जाता है क्रैंक प्रोवाइड करना।
तो हम लोगों को बीम और कॉलम का जंक्शन पॉइंट मान के चलिए, जब भी हम लोग बीम और कॉलम का जंक्शन पॉइंट में आते हैं तो उसमें हम लोग को बीम का कवर मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। जब भी हम लोग कॉलम के पास पहुंचते हैं तो वहां पे कवर घट जाता है, तो इसीलिए उसको इनर साइड क्रैंक करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम लोगों को कवर प्रॉपर मिल जाए। नहीं तो कवर नहीं मिलेगा तो सरिया में इफेक्टिंग आएंगे और सरिया रस्टिंग होना स्टार्ट होने से आपका स्ट्रक्चर खराब होंगे। नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है मास्टर रिंग या लॉक रिंग। मास्टर रिंग या लॉक रिंग जो आपको इमीडिएट जंक्शन, आफ्टर इमीडिएट जंक्शन, मतलब कॉलम और बीम का जो इमीडिएट जंक्शन है उसका बाद ही प्रोवाइड किया जाता है। तो मास्टर रिंग डालना बहुत जरूरी होता है। वो आपको ड्राइंग में दिया हुआ रहता है, वो हम आप लोग देख सकते हैं कि हम थोड़ा दिखाने की कोशिश की है। मेरा पास जो साइड व्यू है बीम का, वो मास्टर रिंग हम 200 में अंदर अंदर डाले हैं। तो आप साइड से देखेंगे ग्रीन कलर जो ऊपर में है वो हम नीचे में भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की जो टॉप व्यू में है। यहाँ पे जो कलर यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, थोड़ा पर्पल कलर का, वो भी आपको दिखेंगे नीचे में। यहाँ पे जो आपको ब्राउन कलर का जो दिख रहा है वो भी आपको इधर से दिख जाएंगे, तो सेम ऑपोजिट आपको राइट साइड में भी दिख जाएंगे। तो आप साइड व्यू जैसे देख सकते हैं कि ऊपर से 200 यूनिट छोड़ के है, नीचे से 200 यूनिट छोड़ के है। ऐसा ऊपर से देखेंगे, अगर टॉप व्यू का देखेंगे आप यहाँ पे इस टाइप से दिख पाएंगे। तो ये डालना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि ये जंक्शन पोर्शन को अच्छे से टाइम करके रखते हैं, जो स्टिल्टिंग बनाने के लिए बहुत अच्छा है। ओके, तो यही था अपना 20 पॉइंट जो आपको इनसाइड चेक करना रहता है। जब भी आप साइट पे जाएंगे तो यही 20 पॉइंट आपको चेक करेंगे तो आपको और दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बस यही था अपना पॉइंट। अगर कुछ छूट जा रहा है तो प्लीज हमें भी बता दीजिए कि हम भी खुद को अपडेट कर पाए, ऐड ऑन कर पाए, कुछ सीख सके आपसे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम एक लाइक तो मुझे मोटिवेशन के लिए आप डाल ही सकते हैं, और एक शेयर कोई एक को सिखाने के लिए। नमस्कार। थैंक यू।